हेलो दोस्तों, आप सबका रीजनिंग 100 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए हमारा जो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। ओके, चलिए दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द जो है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके, समझिए आप दिया क्या है, कागज दिया हुआ है और स्टेपलर दिया हुआ है। अच्छा, जैसे बिखरे हुए कागज को अरेंज करने के लिए हम लोग स्टेपल करते हैं ना जी, स्टेपलर से। तो बिखरे हुए कागज को अरेंज करने के लिए हम लोग उस पर स्टेपलर का यूज करते हैं। तो उसी प्रकार जो कपड़े होते हैं उन्हें अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखो डिटर्जेंट दिया हुआ है, डिटर्जेंट से तो धोते हैं। ड्रायर दिया हुआ है, ड्रायर से हो सकता है कि मुझे सुखा दे। वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन में इसे खींचेंगे। लेकिन जो हैंगर दिया हुआ है, ये हैंगर जो है वो कपड़े को अरेंज करने के काम में हमारा आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में LFDCN को क्या लिखा जाता है, QJGEO लिखा जाता है। और उसी कूट भाषा में OGRTV को TKUVW लिखा जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, DHLRW को क्या लिखा जाएगा ये फाइंड आउट करना है। पहले तो किस कोड के थ्रू किया गया है ये हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो आप L, F, D, C और N। अब इन्हें लिखता क्या है, वो Q, J, G, E और O ये लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। अच्छा, एक बात समझो आप, L का अल्फ़ाबेट में स्थान क्या है, तो L अल्फ़ाबेट में 12वें नंबर पे आता है। और Q अल्फ़ाबेट की बात करो तो Q अल्फ़ाबेट में हमारा 17वें नंबर पे आता है। F की बात करो तो F अल्फ़ाबेट में 6ठे नंबर पे आता है। और J जो है अल्फ़ाबेट में वो 10 नंबर पे आता है। D अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे आता है और G अल्फ़ाबेट में 7 नंबर पे आता है। समझते रहिए। C अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पे आता है और ये 5 नंबर पे आता है। N की बात करो तो N जो है अल्फ़ाबेट में 13 नंबर पे आता है। हाँ, N अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे आता है। अल्फ़ाबेट में N 14वें नंबर पे आता है और O आपका 15वें नंबर पे आता है। एक चीज़ देख रहे हो आप, कुछ चीज़ें देख रहे हो, देखो यहाँ से +5 हो रहा है। अगर इसको देखो तो 6 से +4 यहाँ पे हो रहा है। ये 4 से 7 यानी कि +3 हो रहा है। यहाँ पे 3 से 5 +2 हो रहा है और +1 हो रहा है। यानी कि जो नंबर जो हमें लेटर दिए हुए हैं उनमें जो है वो क्रमागत 5, 4, 3, 2, 1 करके यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। DHL R और W को सॉल्व करना है। अब देखो D हमारा अल्फ़ाबेट में 4th नंबर पे है। यहाँ पे देखो पहले लेटर में 5 ऐड हुआ है तो 5, 4 है, 5 ऐड कर दो तो D में 4 में 5 ऐड करो 9 और D का अपोजिट D के बाद क्या आ जाएगा, 9 किसका नंबर होता है, I का होता है। अब देखो H जो है अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है, H आता है हमारा 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आता है तो इसमें 4 ऐड करेंगे क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1 का सीरीज है। तो 8 में 4 ऐड कर दो 12 और 12 की बात कर लो तो अल्फ़ाबेट में 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। L अल्फ़ाबेट में 12 नंबर पे होता है जी, L अल्फ़ाबेट में 12 नंबर पे होता है। तो हम लोगों ने कितना जोड़ा, 5, 4, 3 जोड़ दो यानी कि 15। 15 का क्या होता है, O हो जाएगा 15 का O। अब देखो R अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पे होता है। 18 नंबर पे होता है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 20। 20 का होता है T और ये 23 नंबर पे होता है, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 24 नंबर पे हो जाएगा X हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो आप ILOTX ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया, एक प्रोसेस के थ्रू किया है। आप तो एग्जाम में बस देखिए कि L जो है, L देखो 12 नंबर पे है, Q जो है हमारा कितने नंबर पे, Q 17वें नंबर,
5 जोड़ा है तो यहाँ पे डी हमारे चौथे नंबर पे आता है, और 5 जोड़ तो 9 नंबर पे आई हो जाएगा। ऐसे आप कीजिए ना, कितना देर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। ओके, अब दिया क्या क्या है, वृत्त दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है और चतुर्भुज दिया हुआ है। तो वृत्त अलग हो गया ऐसे, त्रिभुज अलग हो गया, और चतुर्भुज की बात करो तो चतुर्भुज ऐसे हो गया। यानी तीनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, कोई समानता तीनों में नहीं है। तो तीनों के लिए डायग्राम आपका कैसे बन जाएगा, 1 2 और 3, तीनों भिन्न है। तो तीनों भिन्न है तो डायग्राम ऐसे बना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 जो हैं किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। जो असंगत है ना उसका हमें चयन करना है कि वो कैसे असंगत है। अब देखिए दिया हुआ है विशेषण, फिर क्रिया, फिर संज्ञा और फिर वाक्य। अच्छा देखो, आप विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, ये तीनों विशेषण, क्रिया और संगत ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हो रहे हैं हमारे, हो रहे हैं ना जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। वाक्य जो दिया हुआ है तो वाक्यों में ही तो किसी में कोई वाक्य विशेषण होता है, कोई वाक्य क्रिया होता है, कोई वाक्य संज्ञा होता है। यानी इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस की बात करो दोस्तों तो यहाँ पे डिफरेंस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाक्य। क्योंकि वाक्य में विशेषण, क्रिया और संज्ञा का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 56 28 224 एंड 112 एंड द क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अच्छा अब बताओ 7 से 56 कैसे बना सकते हो, 7 से 56 कैसे बना सकते हो। अगर आप 7 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 56 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ठीक है, ये हो गया। 56 से 28 कैसे बनेगा, तो 56 से 28 बनाने के लिए 56 का आधा है तो भागे 2 कर देते हैं, भागे 2 कर दिए तो 28 हो गया, ये भी ठीक है। अब 28 से 224 की बात करो तो पहले पैटर्न देखो कि इंटू 8 और भागा 2 हुआ है। तुम क्यों ना 28 में 8 से एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 और 64 जोड़ लो, 224 होना है। ये जी बिल्कुल सही है। और 112 है, 224 का आधा है तो भागा दो। यानी हमें पैटर्न का तो पता चल गया, इंटू 8 भागा 2, इंटू 8 भागा 2। तब नेक्स्ट क्या आएगा, इंटू 8 आ जाएगा। तो 112 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, 880 और 16 896। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 896 896 यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें देखिए ये 4 नंबर्स जो हैं ऐसे दिए गए हैं, 40 12 30 22 36 16 40 10 28 20 43 और क्वेश्चन मार्क। तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इन तीनों का ही यूज करके तो बनाया है ना। यानी जो भी बने हैं, ये जैसे आपका 10 आया है, इन तीनों का यूज करके 10 आया है, इन तीनों का यूज करके 22 आया है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि कैसे। अच्छा, इन तीनों का यानी 40 12 और 30 का यूज करके हम 22 कैसे बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, 40 है और 12 है, तो 40 और 12 को अगर हम ऐड कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। और 52 से अगर इसको माइनस कर दे, 30 को माइनस कर दिया तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये पैटर्न तो ऐसे लगा। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हम लोग। 34 और 16 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 50। 50 से 40 को माइनस कर दो तो 10। पैटर्न का तो पता चल गया। तो जब पैटर्न का पता चल गया तो तीसरा निकाल लेते हैं। 28 और 20 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 48। 28 और 20 को ऐड किया 48। 48 से 43 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला है 5। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कृतिका जो है दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है। कहाँ पे चलती है, तो कृतिका को दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ
हम लोग 6 मीटर चलाते हैं। कृत्तिका दक्षिण की तरफ 6 मीटर चलती है। फिर वो दाएं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। फिर वो दाएं ओर मुड़ती है, यानी इधर मुड़ती है और 6 मीटर को चलती है। वो फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। वो फिर किधर मुड़ेगी? वो फिर बाएं ओर मुड़ती है, यानी नीचे की तरफ। वो फिर बाएं ओर मुड़ती है, ठीक है, बाएं ओर मुड़ी वो, और फिर कितना चलती है? 5 मीटर चलती है। ओके जी। वो फिर बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर की दूरी जो है तय करती है। वो फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ी और 5 मीटर चलती है, यानी कि फिर यहाँ पे वो चली आती है। देखो इस पोजीशन को टच करेगी, क्योंकि ये भी 5 मीटर का ही है, तो 5 मीटर चलती है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? हो गया। कह रहे कि उसका मुख किस दिशा की ओर है? भाई उत्तर की ओर है, सीधे बात है। देखो ऊपर की तरफ है, तो इसका मुख जो है वो उत्तर की ओर है। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो रोहित है कोई, ये कोई रोहित है। ओके, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो फोटोग्राफ है वह मेरे पिता, यानी रोहित के कोई फादर हैं। ये मान लो रोहित के फादर हो, ये रोहित के पिता हो गए, ठीक है। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी पिता के इकलौते पुत्र, यानी रोहित तो इनका ही पुत्र है, तो इकलौते पुत्र यानी रोहित खुद इनका पुत्र हो गया कि इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है, यानी कि इनकी ये बेटी है एक, ये जो है इनकी बेटी है, इकलौती बेटी है, ठीक है। तो अब रोहित के भी पिता, ये मान लो इनका नाम राम है, मान लो राम है, तो रोहित के भी फादर राम हो गए। और ये और एक काल्पनिक नाम आप मान लो यहाँ पे कितना, सिया मान लो, सॉरी नहीं सिया कैसे मान सकते हो, इनका नाम जो भी आपको लगे, हाँ मान लो इनका नाम डी है, तो डी के भी फादर राम है, रोहित के भी फादर राम है, तो दोनों के बीच रिलेशन को देखो तो दोनों के बीच रिलेशन भाई बहन का हो गया। पूछ क्या रहा है कि फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो लड़की से क्या संबंध है? तो लड़की का भाई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अच्छा ठीक है, साइन के जगह पे बस आप रख दो ना, काम खत्म करो, साइन के जगह पे आप रखो, और कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना, चलो चलिए ठीक है, हम लोग उतार के करते हैं। 125 है, जे का अर्थ क्या है? जे का अर्थ है घटाना, घटाया हम लोग ने, 110 किया। के का अर्थ दिया हुआ है कहीं? के का अर्थ है भागा, भागा कितना है? 5, 22 हो गया। जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है जोड़ 7, और एच का अर्थ है गुणा 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं ना। अब देखो 125 तो ऐसे रहेगा, 5 से इसको काट दो, ये 22 बार में गया गया, और प्लस इसको देख लो, ये हो गया 14, 14 हो गया। तो 125 से 22 घटा दो तो बचता कितना है? 103। 103 में फिर 14 को ऐड कर दो तो 117 हो जाएगा। ऑप्शन देखो कहाँ पे? 117, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाँ ए जो है त्रिभुज ए अरबी, ये त्रिभुज जो है वो अरबी वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं पहले। अरब बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। वृत्त जो है वो सी, वो चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। ये वाला वृत्त जो है वो चाइना, जो चाइनीज बोलते हैं उनको दर्शाता है। चतुर्भुज के कोरियाई, चतुर्भुज के कोरियाई दर्शाने वाले लोगों को दर्शाता है, कोरिया बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। और डी जो है डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, और ये डच लोग हैं, ये डच भाषा बोलते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये फटता करना है, ठीक है। कह रहे कि चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं। चीनी कहाँ बोलते हैं जी? ये चाइना, सी वाले। चीनी बोलने वाले सभी लोग जो है वो डच बोलते हैं। ना थोड़ा सा हिस्सा बोलता है। चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलते हैं। ये चीनी वृत्त वाला हिस्सा देखो, सी वाला, कोरियाई बोलते हैं, यानी के वाला हिस्सा ना ये भी थोड़े से ही बोलते हैं। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई और अरबी बोलते हैं। डच कहाँ है? डच बोलने वाले डी वाले सभी लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? कोरियाई और अरबी। नहीं थोड़ा थोड़ा ही बोल रहे हैं जी, थोड़ा सा हिस्सा ही उनके साथ मिला है। चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी बोलते हैं। चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी बोलते हैं, हाँ।
ये देखो चीनी वृत्त जो है पूरा का पूरा त्रिभुज के अंदर है, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग समझिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है तो कि एक कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर स्थित है। इमारत में सबसे निचली क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 और ऐसे करके क्रमांक 7 तक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, बड़ा सा दिया है 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है जी, बन तो गया। अब क्या, अब बन गया। अब देख लो इसे, आप हो गया ना, हाँ हो गया। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। जब लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं तो लाइब्रेरी कहाँ पे होगी? लाइब्रेरी यहाँ पे होगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे खतरा हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। और लाइब्रेरी जो है जिम के ठीक नीचे है, ऊपर जो है वो हमारा जिम हो गया, लाइब्रेरी के ऊपर जिम हो गया। जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं। जिम और क्लासरूम 1 2, यहाँ पे क्लासरूम हो जाएगा, केवल 2 मंजिलें हैं। ओके, ये भी हो गया, जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाली मंजिलों पे हैं, यानी कि लैब और यहाँ पे लैब और क्रमांक रूम जो कौन सा, लैब और स्टाफ रूम, देखो लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाले, तो ठीक है, या तो छठे पे या तो चौथे पे लैब होगा या तो स्टाफ रूम होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, तो आगे बढ़ते हैं। स्टोर रूम और आर्ट के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। स्टोर रूम और आर्ट के बीच केवल 3 मंजिल है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि स्टोर रूम और आर्ट के बीच कहाँ कहाँ होगा। देखो करे कि स्टोर रूम जो है लैब के ठीक नीचे है। स्टोर रूम कहाँ है? लैब के ठीक नीचे। देखो लैब यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर लैब हो जाएगा तो उसके नीचे क्लासरूम है, तो बात हो गई है पक्का। लैब रूम यहाँ है, तो लैब रूम के ठीक नीचे क्या है? स्टोर रूम। स्टोर रूम है। और लैब और क्या था? लैब और स्टाफ रूम दोनों सम पे है, तो लैब सम पे हो गया। अब स्टाफ रूम यहाँ पे कर दो, छठे पे बचा है स्टाफ रूम। और एक हमारा अब बच जाता है क्या, कौन सा बच जाता है? तो बच जाता है आर्ट रूम, जो कहा है कि स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 है, तो स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में केवल 3 है, बच गया वो भी, तो ऐसे ही जाएगा, बन गया दोस्तों। अब देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर स्थित है? मंजिल क्रमांक 4 पर लाइब्रेरी है। ओके जी, ओके, तो लाइब्रेरी लैब है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजे से देखते हैं। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कुछ पेन नीले हैं, कुछ पेन हैं वो क्या हैं? नीले हैं। कुछ नीले जो हैं वो प्लास्टिक हैं, इसको पेन कर लो भाई, 2 दे दिया है पी से। और कुछ प्लास्टिक जो है, सॉरी, कुछ प्लास्टिक जो है वो क्या है? स्याही है। ओके ओके, बन गया है, आंसर भी आ गया। अब क्या, कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ प्लास्टिक पेन है। प्लास्टिक का पेन से कोई संबंध दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं ना, काट दीजिए। कुछ नीले जो हैं वो स्याही हैं, कुछ नीले। अब देखो ये नीले यहाँ पे है, स्याही यहाँ पे, संबंध दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, गलत है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे होगा? दोनों नहीं है, नो तो निष्कर्ष 1 नो ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए। ओके जी, अब समझिए, कथन नो निष्कर्ष के क्वेश्चन है, रेलवे में पूछे जाते हैं आपके, बैंक में पूछे जाते हैं आपके। देखिए कथन है कि देश बी अपनी ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। देश वाई से बी जो है वो 80% जो आपका कच्चे तेल है उनका आयात कर रहा है। हालांकि देश में मौजूद वित्तीय संकट के कारण देश वाई अन्य देश को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। अब देखो कह रहा है वो कि जैसे वो 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा था, बी को 80% बी को कर रहा, 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का जो आयात है वो बी देश को कर रहा था। लेकिन अब वाई देश में
जो भी संकट आया उस वित्तीय संकट के कारण जो 30% अधिक कीमतों पर जो है अब जो मटेरियल है, कच्चे मटेरियल है, पेट्रोलियम है, उनका वो देगा, आयात करेगा। अब देखिए, अब इससे पूछ रहा है कि क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 2 निष्कर्ष दिए गए हमें, देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कि आने वाले महीनों में बी देश में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह बंद होने की संभावना है। कोई मेल है क्या कथन का निष्कर्ष से? नहीं, काटो यार। अब कह रहे देश बी द्वारा ईंधन कर में 30% की वृद्धि की जाएगी। कुछ ऐसा हुआ है क्या अभी कि मतलब हमें तो पता ही नहीं है। अभी तो ये हो रहा है ना कि कर रहा है, 30% अधिक पे कर रहा है, तो वृद्धि की तो कोई बात ही नहीं है कि वृद्धि की जाएगी। तो ये भी काटो, ये भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो जब दोनों नहीं समझ में आए तो दी गई जानकारी से न तो एक और न ही 2 निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कथन में कहा ही नहीं गया है ना यार। वृद्धि के बारे में कथन में कुछ कहा गया है क्या? इसके बारे में नहीं कहा गया तो अपने मन से कैसे लगा देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, कथन और निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन है कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है। क्या कह रहा है कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है। ओके, अब समझिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है। कह रहा है कि कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करते, सभी करते हैं, गलत है। और इसके बारे में यहाँ पे कहा भी नहीं गया है। निष्कर्ष एक का कथन एक से कोई तुलना नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। दूसरा देखिए, जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुना शुल्क देना पड़ता नहीं। ऑनलाइन की कॉस्ट जो है वो ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा कम है। दोनों गलत हैं। जब दोनों गलत हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि शब्द लैमिनेट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? शब्द दिया हुआ है लैमिनेट। यदि सब लैमिनेट के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो ठीक है, पहले ए हो जाएगा। ए के बाद आपका बचता है क्या? ई। ई के बाद क्या आता है आपका? एल। एल के बाद आपका हो जाता है एम, फिर एन, फिर टी। तो देख लो जी, कितने अपरिवर्तित है? एन अपरिवर्तित है, टी अपरिवर्तित है, तो 2 हो जाएगा। 2 की बात करो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे भागिए। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर आकृति का कौन सा चित्र आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। कहने का मतलब है कि प्रश्न आकृति में 2 डायग्राम फिगर दिए हुए गए, तो इन दोनों को मिलाकर उत्तर आकृति में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि सही है? तो ये वाला ए होगा क्या? नहीं होगा भाई, त्रिभुज बनाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्फीदार बना है, चतुर्भुज है ये, ऊपर बर्फीकार है। बी देख लो, हाँ बी वाला हो जाएगा। सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी होगा जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ से बी और बी की बात कर लो तो ऑप्शन में सी नंबर पे ये है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि मैं दोनों को आप देखो यहाँ पे ये डायग्राम और ये डायग्राम को यूज करके यही बी वाला हिस्सा ही बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आकृति? तो सीधी सा है। देखिए, जब ऐसे में हो आप इसको पहले काउंट कर लो, इसको काउंट करिए ये वाला हिस्सा को। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया यहाँ से। तो जब 4 हो गया तो जब वर्ग और वृत्त में ऐसे, जैसे मान लो ऐसे वर्ग या वृत्त में ऐसे भी दिया होता अगर, तो 1 2 तो कितना होता है? 4 हो जाता है। 2 तो 4 हो जाता, फिर ऐसे दिया है तो 3 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ से दुगुना कर देते हैं कुल मिलाकर, यहाँ से 8, 1 2 3 4, यहाँ से 8, कितना हो गया? 8 8 हो गया आपका 16। क्या 16 ही है क्या? नहीं जी, 16 ही कैसे हैं? 16 ही कैसे हैं? 8 तो यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे हैं। अभी और है, दिखाता हूँ। ये देखो बड़ा वाला, एक ये है बड़ा वाला और एक ये है बड़ा वाला। तो 8 8 16 और 2 20, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे भागिए।
दर्पण प्रतिबिंब का उदाहरण इसमें से कौन उदाहरण करें, कौन सा बनेगा? निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि का चयन कीजिए। सही छवि कौन होगी? अब इसके लिए सही छवि का मतलब कि आप इसे ऊपर करो। देखो ये वाला हिस्सा उसी की तरफ होना चाहिए, तो उसी की तरफ ये वाला हिस्सा बी, ठीक, और ये ऐसे घुमा तो ये नीचे, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये घूम, आप खुद देखो ना, आप इसे घुमाइए, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये वाला डंडा इसी साइड में होगा, ऊपर की तरफ ऐसे होगा, तो देखो ऐसे होगा। और आप कहोगे नहीं नहीं ये देखो ये कितना लंबा खींच के ले गया ना, ये कैसे होगा? और ये दोनों तो है ही नहीं, बेकार के, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं और कह रहा है कि 5 ऊपरी फलक पे होगी तो निचले फलक पे कौन सी संख्या होगी? अब ये 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है, तो एक बात समझिए, जिस फलक में जो संख्या है वो उसके विपरीत पे नहीं होती। यानी कि अगर 5 1 2 है तो कोई भी एक दूसरे के विपरीत पे नहीं होगा। ओके, जब नहीं होगा तो यहाँ पे 5 हम लोग नोट करते हैं, 5 के विपरीत 1 नहीं होगा, 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, 5 के विपरीत 3 नहीं होगा, 5 के विपरीत 6 नहीं होगा। तो 1 2 3 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो बचा क्या? 4 बचे हैं। चतुर्वेदी जी ऑप्शन टिक करिए और ख़त्म करिए। तो दोस्तों आज के लिए शायद इतना ही होगा, मुझे तो लगता है। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए देखिए इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हमने अच्छे से डिस्कशन किया। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करिएगा तब मिलेगा। ओके, तो ठीक है, डेली बेसिस पे डाली जाती है, डेली एक प्रैक्टिस है। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।